कौन सी औलाद माँ बाप के ऋण को भूल जाती है। कहते हैं दोस्तों, संसार में कुछ बेटे माँ की कोख में बोझ बनकर आते हैं और धरती पर भी सिर्फ बोझ ही बने रहते हैं। एक माँ जब किसी बालक को जन्म देती है तो वो उस माँ का भी दूसरा जन्म होता है। उस समय पता नहीं होता है कि माँ बालक को देखने के लिए जीवित रहेगी भी या नहीं। एक बच्चे को जब कोई माँ जन्म देती है तो वो अनेक प्रकार के असहनीय कष्टों को तो सहती ही है, वो अपनी सुंदरता को भी नष्ट कर डालती है। फिर उसके बाद दुख और तकलीफ उठाकर जीवन भर उस बच्चे को पालती पोसती है। अपने हिस्से की सारी खुशियां, सारा सुख अपनी संतान पर उड़ेल देती है। घर में भोजन कम हो तो स्वयं ना खाकर बच्चों को खिला देती है। औलाद को कोई दुख हो तो मां पहले दुखी हो जाती है और उसके दुख को मिटाने का हर संभव प्रयास करती है। उसके खुशहाल जीवन की कामना करती है। संसार में जब तक जीती है तब तक अपनी संतान का ही भला करती है, भला सोचती है। अगर वही संतान बड़ी होकर मां को भूल जाए तो उस संतान को आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से वो बोझ के अलावा और कुछ नहीं है। वो कचरा है जिसका स्थान सिर्फ कूड़े का ढेर होता है। इसी तरह एक पिता का भी त्याग संतान के लिए अद्भुत होता है। वो मेहनत मजदूरी करके, दूसरों की गुलामी करके, दुख तकलीफ उठाकर, अपना पेट काटकर अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, उनकी शिक्षा दीक्षा कराता है, कामयाब बनाता है, उनके सुंदर भविष्य के सपने देखता है, उनकी तरक्की पर खुशी से फूला नहीं समाता, उन्हें अच्छा करते देख गौरवान्वित होता है। अगर वही संतान आगे चलकर उसे भूल जाए, उसे पहचानने से इनकार कर दे, तो उस संतान को आप क्या कहेंगे? मित्रों, आप चाहे जो भी कहें, पर मैं तो सिर्फ उसे कूड़े का एक ढेर मानता हूं। उसे तो सिर्फ जलकर और गलकर नष्ट ही होना चाहिए। दोस्तों, आज की यह कहानी भी इसी विषय पर है। एक बेटे ने किस तरह अपने माँ बाप को भुला दिया, उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, यहां तक कि उन्हें धक्का देकर सबके सामने उन्हें अपमानित किया। दोस्तों, यह कहानी आज की घटिया मानसिकता को उजागर करती है। तो चलिए थोड़ा समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेते हैं। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत गरीब था और शहर में रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। मनोहर नाम का एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी का नाम शांति था। उसका एक बेटा था प्रभात नाम का। मनोहर अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। बेटा स्कूल जाता था और मनोहर शहर में रिक्शा चलाकर घर का खर्च और स्कूल की फीस भरते थे। उनका एक ही बेटा था, इसलिए वे कुछ भी करके उसे पढ़ाना लिखाना चाहते थे। उनका सपना था कि बेटे को इतना पढ़ाएंगे कि पढ़ लिखकर वो एक कामयाब इंसान बन जाए। जिस तरह गरीबी का जीवन उन्होंने देखा है, उनके बेटे को ना देखना पड़े। औलाद जब कामयाब होती है तो माँ बाप को दुगनी खुशी मिलती है। हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उसकी संतान ऐसा काम करे कि उनका सर फख्र से ऊंचा उठ जाए, वे निसंकोच होकर कह सके कि वो उनका बेटा है। मनोहर ने भी अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन भर रिक्शा चलाकर जो पैसे मिलते थे वो सब बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर देते थे। शांति भी अपने बेटे को सुबह तैयार करके स्कूल भेज देती थी। यदि बेटा कभी बिना खाना खाए स्कूल चला जाता था या खाने का टिफिन घर पर भूल जाता था तो मां भी उस दिन खाना नहीं खाती थी जब तक कि उसका बेटा खाना नहीं खा लेता था। इसी तरह से मनोहर और शांति अपना पेट काट कर बेटे को पढ़ा रहे थे। प्रभात भी पढ़ने में बहुत तेज था। स्कूल में टीचर जब उसकी प्रशंसा करती थी तो पिता सुनकर खुशी से फूला नहीं समाता था। वो सोचता था कि जरूर उसका बेटा आगे चलकर उसका नाम रोशन करेगा। रिक्शे से इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि प्रभात की पढ़ाई का सारा खर्च चल जाता, क्योंकि उसमें घर का खर्च भी होता था। तो मनोहर साहूकार से पैसे उधार लेकर बेटे की फीस भर दिया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे प्रभात ने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली। इंटर में उसने जिले में दूसरा स्थान पाया था।
ये देखकर मनोहर और शांति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा था, पर यह उनके बिना सहयोग के संभव नहीं था। आगे की पढ़ाई कराने के लिए उन्होंने बेटे को दूसरे शहर में भेज दिया और एक बड़े ही नामी कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया। उस कॉलेज में अक्सर अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि उसकी फीस बहुत महंगी थी। मनोहर ने सोचा, चाहे कुछ हो जाए, उन्हें अपने बच्चे को इस कॉलेज में पढ़ाना है। अब तो वो दिन रात एक करके पैसे कमाते थे और बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाते थे। बेटे को उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि उसका पिता इतना पैसा कहां से लाता है और उसके खर्च के लिए उसे भेज देता है। मनोहर वो सारा पैसा कुछ रिक्शे से कमाते थे और कम पड़ जाता था तो साहूकार से ब्याज पर उठाकर लाते थे। मित्रों, प्रभात जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें धनवानों के बच्चे पढ़ते थे। अगर कोई गरीब का बच्चा उसमें पढ़ने आ जाता था तो अमीरों के बच्चे उसे परेशान करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि तुम कहां हम लोगों की बराबरी करने आ गए, तुम लोग गरीब हो और गरीबों को इतने ऊंचे सपने नहीं देखना चाहिए। एक दिन प्रभात अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसने देखा कि एक गरीब लड़के को स्कूल के कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। वे उसके साथ मारपीट कर रहे थे, वहां से भाग जाने का उस पर दबाव बना रहे थे। तब प्रभात ने अपने पास बैठे एक लड़के से पूछा कि यार, वे कई लड़के मिलकर उस लड़के को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या उसने उनका कुछ चुरा लिया है? तब वो एक लड़का प्रभात को बताता है कि यार, उसने चुराया कुछ नहीं है, बल्कि वो लड़का गरीब है और कोई गरीब लड़का हम लोगों के बीच रहकर पढ़ाई करे, ये हमें अच्छा नहीं लगता। कोई गरीब लड़का यहां पढ़ने आता है तो ये उसे इसी तरह परेशान करते हैं। गरीबों को उनकी औकात बताने के लिए ही हम लोग उसे परेशान करते हैं, ताकि वे हमारी नकल ना उतार सके और हमारी बराबरी ना कर सके। तो प्रभात बोला, अरे मित्र, कैसी बातें करते हो? अमीर हो चाहे गरीब, पढ़ने का अधिकार तो सबका होता है। विद्या कभी भेदभाव नहीं करती कि अरे वो गरीब है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, ये अमीर है तो मैं इसी के पास रहूंगी। जब विद्या भेदभाव नहीं करती तो आप लोग क्यों करते हैं? आपको पता है कि यहां तक आने के लिए उस गरीब ने कितना संघर्ष किया है। अब वो जैसे तैसे करके यहां तक पहुंच गया है तो आप लोग उसे ठीक से रहने नहीं देते हो। प्रभात की बात सुनकर वो लड़का बोला, अरे भाई, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहीं तू भी तो गरीब नहीं है? प्रभात ने देखा कि ये लोग गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अगर मैंने भी कह दिया कि मैं गरीब हूं तो ये मेरे साथ भी वही अत्याचार करेंगे। प्रभात घबरा गया। इसीलिए प्रभात बोला, नहीं भाई, मैं गरीब नहीं हूं। मेरे पापा तो कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, मेरा लाखों का कारोबार चल रहा है। तब उसका दोस्त कहता है, तो फिर छोड़ो, जिसके साथ जैसा हो रहा है उसे होने दो। अगर इनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए तो ये कॉलेज फिर ऐसे ही गरीबों के कूड़ा करकट से भर जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से प्रभात उस कॉलेज में अमीरों के बच्चों के मुख से रोज गरीबों के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनता था, जिससे उसे अपने माता पिता से चिढ़ होने लगी। दिनों दिन वो भगवान को कोसता कि उसे ऐसे गरीब घर में पैदा क्यों किया। उसके पास एक छोटा सा फोन था जिसे उसके पापा ने कॉलेज आते समय दिया था। कोई उसको गरीब ना समझ बैठे, इसलिए वो उस फोन को अपने कमरे में छुपा कर रखता था। वो कभी उस फोन को लेकर यार दोस्तों के बीच नहीं जाता था। उसके पिता जब फोन करते थे तो उसने फोन उठाना भी छोड़ दिया था कि अगर मैं बात करूंगा तो मित्रों को पता चल जाएगा। कई कई दिन तक वो अपने माता पिता से बात नहीं करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए, ये छोटा फोन लेकर मैं अपने दोस्तों के बीच नहीं जा पाता हूं। पिता ने कहा, बेटा, स्मार्टफोन खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है, बड़ी मुश्किल से आपकी पढ़ाई का खर्च जुटा पा रहे हैं। पिता की इस बात से लड़का नाराज हो जाता है। कहने लगा, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम इतने बड़े सपने क्यों देखते हो जो कि पूरे ना हो सके। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन गरीबों के बोझ तले दबकर ना रह जाए, इसीलिए हमने तुम्हें उस कॉलेज में पढ़ने को भेजा है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी हमारी तरह रिक्शा चलाओ। हम तुम्हें भविष्य में बड़ा आदमी बनते देखना चाहते हैं। तुम अभी इस शान शौकत के झमेले में मत पड़ो
और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो महंगा से महंगा फोन स्वयं खरीद सकते हो। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से आकर बात कर लूंगा। लड़के ने नाराज होते हुए कहा, नहीं पिताजी, तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं, और यहां धोखे में भी कभी मत आना। आपकी हालत को देखकर मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। मैं बड़ा बदनसीब हूं जो आपका बेटा बना। मैं अब अपनी किस्मत खुद बदल लूंगा। मैं अब अमीर आदमी बनकर रहूंगा। जब मैं आपको देखता हूं कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीता हुआ तो मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आती है। पिता ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए स्मार्टफोन की व्यवस्था करके भेजता हूं। तुम्हारी खुशी के लिए मुझे जितना भी होगा मैं वो सब करने को तैयार हूं। मित्रों, मनोहर की पत्नी ने सुना कि बेटे ने स्मार्टफोन मांगा है तो अपने पास जो गहने थे उन्हें बेचने को दे दिए और बोली, इन्हें बेचकर तुम बेटे को एक स्मार्टफोन लेकर भिजवा दो। मित्रों, पिता ने शांति के गहने बेचकर एक महंगा फोन खरीदकर बेटे को भेज दिया। बेटा उधर अपने दोस्तों के सामने स्वयं को बहुत अमीर बता चुका था, कभी उसकी बात झूठी ना हो जाए, इसीलिए वो अपने पिता से कुछ न कुछ मांगता रहता था। पिता भी कुछ भी करके ब्याज पर पैसे उठाकर बेटे की मांग पूरी करता था। अपनी अमीरी दिखाने के चक्कर में उसने मनोहर का जीवन कर्ज में डुबा दिया था और मनोहर ने कभी मन मैला नहीं किया था। सोचा जब बेटा कामयाब हो जाएगा तो सारा कर्ज चुका देगा। वे साहूकार से पैसे उठाकर बेटे की मांग पूरी करते जा रहे थे ताकि उसकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना पड़े। बेटे का खर्च उठाते उठाते मनोहर ने अपना घर भी बेच दिया और अपनी पत्नी को लेकर किराए पर रहने लगे। इधर प्रभात को अपने माता पिता, अपने गांव बस्ती से चिढ़ होने लगी। अमीरों के बच्चों के साथ बैठने उठने से वो पूरी तरह बदल गया था। उसकी दोस्ती अब तो अमीरों के बच्चों से हुई थी तो उसी तरह से उसे भी रहना पड़ रहा था। अब तो उसने अपने माता पिता का फोन भी उठाना बंद कर दिया और जब कभी फोन उठा भी लेता था तो अच्छी तरह से बात नहीं करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है, मुझे बार बार फोन करके परेशान मत किया करो, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। बेटे के घर आने की बात सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शांति अपने बच्चे से मिलने के लिए बहुत बेचैन होती है। वो अपने मोहल्ला पड़ोस की महिलाओं से कहती है कि मेरा बेटा पढ़ाई पूरी करके गांव आ रहा है, देखना आप अब सब कुछ बदल जाएगा। बेटे ने घर आने के लिए 1 महीने का समय दिया था, लेकिन 1 महीने का समय बीत गया पर प्रभात घर पर नहीं आया। फोन करने के लिए तो उसने पहले ही मना कर दिया था। जब मनोहर और उनकी पत्नी का मन नहीं माना तो उन्होंने अपने बेटे को फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। मनोहर और शांति अब कर भी क्या सकते थे सिवाय इंतजार करने के। परेशान होकर दोनों पति पत्नी बेटे का पता लगाने के लिए उसी शहर में आ गए जहां उसका कॉलेज था। जब वे कॉलेज में जाकर अपने बेटे का पता करते हैं तो वहां पता चला कि उसकी तो नौकरी लग गई है और वो इसी शहर में रहकर नौकरी कर रहा है। दोस्तों, एक बात और बताते चले, प्रभात की नौकरी तो तभी लग गई थी जब उसने अपने पिता से आखिरी बार बात की थी और फोन करने के लिए मना किया था। उसके कॉलेज में एक सुहानी नाम की लड़की पढ़ती थी। सुहानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसे प्रभात से प्रेम हो गया था और सुहानी ने ही अपने पिता से कहकर अपनी कंपनी में प्रभात की नौकरी लगवाई थी। प्रभात अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया और माता पिता का ध्यान भूल गया। वो ये चाहता था कि उसके माता पिता अब कभी भी उसे याद ना करें और ना उसके पास फोन करें। उसे अपने माँ बाप की गरीब हालत से नफरत हो गई थी। वो अपने माता पिता को कोई भी बात बताना नहीं चाहता था। लेकिन इधर जब मनोहर और शांति को पता चलता है कि उनका बेटा उनसे नफरत करता है तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा सा लगता है। उनके सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं। बेटा भले ही उन्हें भूल गया था पर माँ बाप अभी भी अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि क्या अब वे इसी शहर में रहकर रिक्शा चलाकर कुछ पैसे कमाएंगे, क्योंकि साहूकार का कर्ज काफी ज्यादा हो गया था। सोचा यहां से पैसे कमाकर साहूकार को पहुंचाते रहेंगे और भगवान ने चाहा तो किसी दिन बेटे से भी मिल सकते हैं। यही सोचकर मनोहर और शांति उसी शहर में रहने लगे।
उनका जो घर था वो तो उन्होंने पहले ही बेचकर बेटे की पढ़ाई में लगा दिया था, इसलिए वहां का कोई भी उन्हें लोभ लालच नहीं था। वे उसी शहर में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। मनोहर रिक्शा चलाकर महीने में जो पैसे इकट्ठे करते थे वो ले जाकर साहूकार को दे आते थे। शांति इधर बेटे के गम में पागल सी हो चुकी थी। वो ठीक से खाती पीती भी नहीं थी। वो हर समय अपने बेटे को याद करती रहती थी। मनोहर ने उसे कई बार फोन लगाया, मगर उसने एक भी बार फोन नहीं उठाया। एक दिन वो ऐसी बीमार पड़ी कि फिर उसने कभी आंखें नहीं खोली। बेटे की चिंता में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पत्नी का सारा क्रियाक्रम करने के बाद मनोहर अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी थी। बस लोगों का कर्जा था, इसीलिए बुढ़ापे में भी रिक्शा चलाना पड़ रहा था। वे पूरे दिन रिक्शा चलाते थे और शाम को खा पीकर सो जाते थे। महीने में जो पैसा इकट्ठे होते थे उसे लेकर साहूकार के पास ऋण चुकाने चले जाते। साहूकार को भी मनोहर की हालत पर तरस आता था। साहूकार कहता था, मनोहर, अब तुम बहुत कमजोर हो चुके हो। इस उम्र में तो लोग आराम करते हैं, पर तुम पूरे दिन कोलू के बैल की तरह काम करते हो और अपना कर्ज चुकाते हो। ये सब कैसे करते हो? तब मनोहर कहते हैं, सेठ जी, मेरे जीने की सारी इच्छाएं तो पहले से मर चुकी हैं। बस आप लोगों के कर्ज ने मुझे अब तक जीवित बनाए रखा है। सोचता हूं मरने से पहले मैंने जिसका लिया है उसका चुका जाऊं। साहूकार ने कहा, मनोहर, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। मुझे तुम पर तरस आता है। इस उम्र में भी आप मेहनत करके अपना कर्ज चुकाने में लगे हो। तुम्हारी अवस्था और तुम्हारी मेहनत को देखते हुए मैं तुम्हारा कर्ज माफ करता हूं। और हां, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बहुत अच्छा काम है, जिसे करके तुम्हें पैसे भी ठीक ठाक मिलते रहेंगे, रहने के लिए घर भी मिल जाएगा और कोई कष्ट भी नहीं होगा। मनोहर ने पूछा, सेठ जी, ऐसा क्या काम है जो मेरे लायक है? तब सेठ कहता है, हे मनोहर, तुम जिस शहर में रहते हो उसी शहर में एक बिजनेसमैन मेरा मित्र है। उन्हें तुम्हारे जैसे एक विश्वासी ड्राइवर की जरूरत है और मुझे लगता है उनका ड्राइवर बनने के लिए तुम पूरी तरह से योग्य हो। अगर तुम करना चाहो तो मैं उन्हें फोन करके बता दूंगा, तुम चले जाना। वहां तुम्हें रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी और पैसे भी तुम्हें अच्छे खासे मिलते रहेंगे। मित्रों, सेठ की बात सुनकर मनोहर ने सोचा कि मुझे वहां काम जरूर करना चाहिए। जिसका कर्ज बचा है वो भी मैं चुका दूंगा। मित्रों, मनोहर वो काम करने के लिए राजी हो गए। साहूकार ने मनोहर को उस शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन यशवर्धन के पास भेज दिया। मनोहर उनके यहां रहने लगे। कुछ ही समय में वहां रहते कहते मनोहर के संबंध यशवर्धन और उनके परिवार से बहुत अच्छे हो गए। यशवर्धन भी मनोहर को खूब अच्छी तरह से रखने लगे। वे अपने बाद अगर किसी पर भरोसा करते थे तो वो मनोहर ही थे। मनोहर को भी कभी उस घर में रहकर परायापन नहीं मिला। यशवर्धन की एक बेटी थी, वो मनोहर से बहुत ही घुल मिल चुकी थी। वो उन्हें मनोहर काका कहकर पुकारती थी और उनसे बहुत प्रेम करती थी। वो हर समय मनोहर काका के कान खाए रहती थी कि काका मुझे वहां ले चलो, काका मेरा ये काम करवा दो। बस उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। मनोहर भी उससे बेटी की तरह प्यार करते थे। एक दिन मनोहर अपने मालिक यशवर्धन को लेकर उनके ऑफिस जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने मनोहर से पूछा, हे मनोहर, मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं। तुमने कभी मुझे अपने बारे में नहीं बताया, सिर्फ इतना ही बताया है कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हो चुका है। क्या तुम्हारा कोई बेटा बेटी नहीं है? तब मनोहर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मालिक, मेरा एक बेटा था, लेकिन अब उसका कोई पता नहीं वो है भी या नहीं है। इस प्रकार से मनोहर अपने जीवन की पूरी दास्तान अपने मालिक को बताते हैं और बताते बताते उनका गला रुंध आया। तब मनोहर के मालिक उन्हें धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं, हे मनोहर, तुमने अपना फर्ज निभाया, पर यह उसका दुर्भाग्य था जो तुम जैसे देवता समान पिता को भूल गया। देख लेना, वो कभी अपने जीवन में खुश नहीं रहेगा। जीवन के इस दोहराए पर आकर अपने माता पिता को जो लोग छोड़ जाते हैं उन्हें रुलाते हैं। माँ बाप चाहे अमीर हो या गरीब, संतान उनका ऋण कभी नहीं चुका पाती है। तब यशवर्धन बोले, हे मनोहर, तुम अपने आप को अकेला महसूस मत करो।
मेरी बेटी तुम्हें बहुत चाहती है, तुम्हें पिता की तरह प्यार करती है, और कल उसकी सगाई है। उसकी सगाई में तुम्हें काका का रोल निभाना है। मेरे बाद अगर वो किसी को सबसे ज्यादा मानती है तो वो आप हैं। मनोहर ने कहा, मालिक आप चिंता मत करिए, मैं अपनी रानी बिटिया की सगाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मित्रों, अगले दिन यशवर्धन की बेटी की सगाई थी और उस दिन सुबह से ही मनोहर ने भाग भाग कर सारा काम किया। सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। वे भाग भाग कर पूरे दिन में थक चुके थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। थक हार कर वे एक जगह आराम करने बैठ गए। तभी जिस लड़की की सगाई थी वो उनके लिए नींबू पानी लेकर आई और बोली, लो काका पानी पी लो। अगर अभी से आप इतना अपने आप को थका लोगे तो शादी में क्या करोगे? गर्मी में सुबह से लगे पड़े हो, थोड़ी भी देर के लिए आराम नहीं किया है। मनोहर कहते हैं, बिटिया तू मेरी चिंता मत कर, पहली बार तो मुझे यह सौभाग्य मिला है। मेरी हड्डियां अभी बहुत मजबूत हैं। मेरी बिटिया के लिए तो मैं इससे भी अधिक मेहनत कर लूंगा। इतना कहकर वे घर के बाहर काम करने चले गए। तभी यशवर्धन की बेटी के मंगेतर की गाड़ी द्वार पर आती है। यशवर्धन लड़के की अगवानी के लिए द्वार पर पहुंचे। गाड़ी से जो लड़का निकलता है उसे देखकर के मनोहर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं, मनोहर का ही बेटा प्रभात था। यशवर्धन की वही बेटी सुहानी थी जिससे वो कॉलेज के समय से प्रेम करता था। बेटे को अचानक देखकर मनोहर की आंखें भर आई। उनकी भावनाएं बेटे से मिलने के लिए उमड़ने लगी। वे उसे गले लगाना चाहते थे। इतने में यशवर्धन जी आए और मनोहर से बोले, मनोहर तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाकर कुछ देखो। अपनी भावनाओं को मन के अंदर समेटकर मनोहर काम करने में लग गए। लेकिन जैसे ही उनका बेटा स्टेज पर पहुंचता है, उधर सुहानी अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर पहुंचती है। उधर मनोहर पानी की ट्रे हाथ में लेकर खड़े थे। बेटे को देखकर उनके हाथ कांपने लगे। सोचने लगे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि जिस बेटे को देखने के लिए इतनी बरसों से मेरी आंखें तरस रही हैं, उससे मुलाकात इस प्रकार होगी। वे अपने आप को रोक नहीं पाए। मनोहर तुरंत स्टेज पर चढ़कर अपने बेटे के गले लगकर रोने लगते हैं। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस लड़के ने देखा कि जो बूढ़ा आदमी उसके गले से लिपटा है वो उसका ही पिता है। उसने एकदम से मनोहर को धक्का देकर पीछे हटा दिया और नाराज होता हुआ बोला, कौन है ये पागल आदमी? कृपया इसे यहां से हटाइए। न जाने घर में कैसे कैसे पागलों को नौकरी पर लगा रखा है। तब यशवर्धन कहते हैं, बेटा ये नौकर नहीं है, ये हमारे घर के एक सदस्य है, सुहानी के काका है। इनका बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है। ये अपने बेटे को देखने के लिए तड़पते रहते हैं, इसीलिए हर किसी में इन्हें अपना बेटा नजर आता है। प्रभात अपने होने वाले ससुर से कहता है, माफ करना पिताजी, ऐसे लोगों को आप नहीं जानते हो। ये गरीबी का बहाना बनाकर नाली के कीड़े की तरह जहां अमीर लोग दिखाई देते हैं, बस हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। इस प्रकार कई भद्दे शब्दों से उसने अपने पिता का खूब अपमान किया। बेचारे मनोहर का हृदय फट गया। वे स्वयं ही आत्मगिलानी से मरे जा रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वे सबकी नजरों को बचाते हुए एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। यशवर्धन की बेटी सुहानी सब कुछ छोड़ छाड़कर फौरन मनोहर काका के पास पहुंची। उसने देखा कि मनोहर काका अपने बेटे की तस्वीर देखकर आंसुओं से रोए जा रहे हैं। जिस पिता ने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को कोलू के बैल की तरह झोंक दिया, जिस मां ने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दूसरों के घरों में काम करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया, आज उस बेटे ने उनके त्याग और तपस्या का ये सिला दिया। सुहानी पीछे खड़ी होकर अपने काका के कंधे पर हाथ रखती है और पूछती है कि काका, क्या सच में प्रभात आपका ही बेटा है? अगर वो आपका ही बेटा है तो फिर आपकी ऐसी हालत क्यों, और उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तब रोते रोते मनोहर ने सुहानी को पूरी कहानी सुनाई। सुहानी को प्रभात से नफरत हो जाती है। तभी सुहानी किसी काम से घर के अंदर जाती है और मनोहर काका वहीं बैठे रोते रहते हैं।
तभी मौका देखकर प्रभात पीछे से उनके पास आता है और उनसे कहने लगता है कि तुमसे मेरा पीछा नहीं छूटेगा, जहां जाओ वहीं पहुंच जाते हो। मैंने तो सोचा था कि अब तक आप लोग मर चुके होंगे, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। मनोहर ने कहा, बेटे, मर तो मैं गया हूं, पर तेरे लिए। आज से मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन तेरी सच्चाई तेरे होने वाले ससुर यशवर्धन को जरूर बताऊंगा। वो भी तो जान ले कि तू कितना अच्छा है। तब एकदम से गुस्से में प्रभात आग बबूला हो गया और बोला, पागल बुढ़े, यदि तूने किसी को कुछ बताया तो इसका परिणाम तेरी लाडली सुहानी को भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर मनोहर को शांत पड़ जाते हैं। सोचने लगते हैं, अगर मेरी वजह से कोई बात बिगड़ी तो सुहानी भी हमसे नाराज हो जाएगी। वे इसी सोच में थे कि बताऊं कि ना बताऊं। इधर स्टेज पर अंगूठी की रस्म होती है। तभी सुहानी स्टेज पर आकर सब लोगों के सामने कुछ कहना चाहती है। कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अपने मन की एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूं। मैं एक शख्स से आपको मिलाना चाहती हूं जो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेरे पिता के बाद अगर कोई मुझे प्रिय है तो वो ये शख्स है। प्रभात सोचता है कि सुहानी मेरे बारे में बात कर रही है, लेकिन नहीं। इतना कहकर सुहानी मनोहर को स्टेज पर बुलाती है और कहती है कि ये मेरे काका भी हैं और मेरे होने वाले ससुर भी, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि ससुर के रूप में मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर सुहानी प्रभात की ओर देखती है और पूछती है, बताओ, मैंने सही बोला ना? सुहानी की बात सुनकर प्रभात का चेहरा उतर जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि मैं इस बात का क्या अर्थ लगाऊं। फिर सुहानी मनोहर से कहती है, काका, आप मेरे काका ही ठीक हैं। मैं आपको अपना ससुर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो लड़का अपने माँ बाप को छोड़ सकता है उसे पत्नी को छोड़ना कितनी बड़ी बात है। सुहानी की बात सुनकर प्रभात कहता है, सुहानी, तुम इस नौकर के लिए क्या अनाप शनाप बोल रही हो? ये तुम्हारा ससुर बनने लायक कहां से हो गया? प्रभात की यह बात सुनते ही सुहानी ने तार से गाल में उसके तमाचा दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे काका को नौकर कहा तू, मैं इन्हें अपने पिता की तरह मानती हूं। तुम अपने पिता को भूल सकते हो, मगर मैं अपने काका को नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारी तरह इतनी गिरी हुई नहीं हूं। मैं अपने माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों को भली भांति जानती हूं, और मैं इस पार्टी में यह घोषणा करती हूं कि मैं तुम जैसे पशु से शादी नहीं करूंगी। तुमने मुझे यह कहा था कि मैं अनाथ हूं, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे हृदय में चाहत जाग गई, पर तुम तो बड़े ही एहसान फरामोश और घटिया आदमी हो। तुम अगर अपने माँ बाप के नहीं हो सके तो मेरे कभी नहीं हो सकते। तुम्हारे जैसे बेटों के लिए धिक्कार है। तुम एक अच्छा बेटा नहीं बन सकती तो एक अच्छे पति कैसे बन सकते हो? मैंने ही अपने पिता से कहकर तुम्हारी नौकरी लगवाई थी। कुछ नौकरी के अभिमान में तुमने अपने माता पिता को ही भुला दिया। तुम्हारी याद करके तुम्हारी मां मर गई और तुमने फोन नहीं उठाया। ऐसे निर्दयी निर्मोही आदमी की मैं पत्नी कभी बनना स्वीकार नहीं करूंगी। आज से मैं तुझे अपनी नौकरी से निकालती हूं। मित्रों, इस प्रकार प्रभात सभी के बीच अपमानित होकर चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। सुहानी मनोहर से कहती है, काका, तुम बिल्कुल दुखी मत होना। उस बेटे के लिए क्या दुख करना जिसने आपको जीते जी मार दिया। तुमने अपने बेटे को खोकर एक बेटी को पाया है। आज से मैं तुम्हारी बेटी हूं और तुम्हारे मरने तक मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। सुहानी की बात सुनकर मनोहर की आंखों में आंसुओं की धार बहने लगती है। उन्होंने सुहानी को अपने सीने से लगा लिया। मित्रों, इस प्रकार मनोहर बड़ी खुशी के साथ सुहानी के परिवार का सदस्य बनकर रहने लगे। कुछ ही दिनों में वे सब बातें भूल गए। इधर प्रभात की नौकरी भी चली गई और प्यार ने भी उसे ठुकरा दिया। जो भी उसे देखता था वही उसे धिक्कारता था। मित्रों, एक बात याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी दौलत अपनों को पाकर मिलती है। अपनों को खोकर तो अमीर आदमी भी कंगाल कहलाता है। कभी बड़े होने पर उनको मत भूलना जिन्होंने आपको छोटे से बड़ा किया है। जीवन के अपने सारे सुखों को मिटाकर आपके सुखों की कामना की है। आप उनके कर्जदार हैं और जीवन भर रहेंगे। यदि आपने उनको भुला दिया तो संसार तो आपको ठुकराएगा ही, भगवान भी आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं
कि इस कहानी ने आपका दिल जरूर छुआ होगा। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।